नमस्कार आप सभी का और आप देख रहे हैं एएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनम करूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की ओर। सीएम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रांतीय रक्षक दल यानी पीआरडी के स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित रहतिक परेड की सलामी ली और पीआरडी जवानों की शुभकामनाएं दी। सीएम धामी ने कहा कि पीआरडी जवानों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। इस स्थापना दिवस पर आयोजित इस परेड में प्रदेश की खेल मंत्री रेखा आर्य भी मौजूद रही। पीआरडी जवान प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप और भूस्खलन में राहत कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा आपातकालीन स्थितियों में सैन्य बलों की मदद भी करते हैं। ये जवान सामुदायिक सेवा और कानून व्यवस्था बनाए रखने में भी योगदान देते हैं। आज का दिन हमारे पीआरडी जवानों के लिए बहुत विशेष दिन है, क्योंकि आज पीआरडी का स्थापना दिवस है और पीआरडी जवान की हमारे हर स्थिति और हर परिस्थिति में जहाँ कानून व्यवस्था बनाने की आवश्यकता होती है, हमारी अनेक यात्राओं का संचालन करना होता है, यातायात व्यवस्था है, अन्य सेवाएं हैं, चाहे लिपिकी सेवाएं हैं या किसी काम पर लगाना हो जहाँ पर जरूरत हो, उन सभी में अपना बहुत विशेष योगदान देते हैं। इसलिए इनका प्रोत्साहन होना चाहिए, अच्छी व्यवस्था इनके लिए भी होनी चाहिए। हमारी सरकार ने अनेक प्रावधान पिछले सालों में पीआरडी जवानों के लिए किए हैं और आगे भी हम उनके लिए करेंगे। उनके अच्छा प्रशिक्षण हो, उनके बच्चों का अच्छा कल्याण हो, ये हमारी प्रतिबद्धता है और इस प्रतिबद्धता को हम निरंतर आगे जारी रखेंगे। मैं आज के इस अवसर पर सभी पीआरडी जवानों को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ, पूरे विभाग को भी बधाई देता हूँ। देहरादून की आईआरडीटी ऑडिटोरियम में मेरी योजना पुस्तकों पर विचार गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पोर्टल माई स्कीम उत्तराखंड का विमोचन किया। सीएम ने कहा कि इस पुस्तक में राज्य और केंद्र सरकार की सभी जन कल्याणकारी योजनाओं को सरल भाषा में एक जगह उपलब्ध कराया गया है। ये पुस्तक विशेष रूप से दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगी, जिससे उन्हें योजनाओं की जानकारी आसानी से मिल सकेगी। वहीं सीएम ने पोर्टल के डिजिटल रूप में शुरू होने का अत्यंत के सिद्धांत के पालन के रूप में बताया। देखिए, ये मेरी पुस्तक योजना एक ऐसी पुस्तक है जिसके माध्यम से जो राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की और बहुत सारी जन कल्याणकारी जो योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, उनको इस पुस्तक में संकलित किया गया है। और ये पुस्तक दूर दराज के इलाकों तक पहुंचे, हमारे सभी जो इसका क्रियान्वयन करने वाले हैं उन लोगों तक पहुंचे, जो इसके लिए लाभार्थी होने वाले जरूरतमंद हैं उन तक ये पुस्तक पहुंचेगी। तो निश्चित रूप से ये उनको बहुत आसानी से योजनाओं की जानकारी मिलेगी। और पोर्टल भी, क्योंकि इसके माध्यम से पोर्टल जारी होने से, पोर्टल शुरू होने से अब डिजिटल रूप में भी ये लोगों को प्राप्त हो सकेगा, योजनाओं की जानकारी मिल सकेगी, वो योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। और जो अंत्योदय का हमारा सिद्धांत है वो सचमुच धरातल पर उतरने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होगी। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी अपने विरोधियों से बढ़त बनाए हुए है। सल्ट विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक महेश जिना ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में सल्ट में सभी बूथों पर भाजपा ने जीत हासिल की थी और अब 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए भी पार्टी को पूरी तरह से तैयारी में है। वहीं उन्होंने आगे बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तारीफ करते हुए कि सीएम धामी का सौम्य व्यवहार पार्टी कार्यकर्ताओं और विधायकों के बीच समन्वय को बढ़ाता है, जिससे विकास कार्य तेजी से संभव हो जाता है। दो 2027 के विधानसभा चुनाव को बहुत कम समय रह गया है और एक ऐसा राजनीतिक दल जो लगातार अपने चुनाव मैनेजमेंट, अपने ग्रास रूट के कार्यकर्ताओं के बल पर चुनाव जीतता है, भारतीय जनता पार्टी जो 24/7 चुनाव में एक्टिव रहती है। हाँ, लगातार आपको पता ही है भारतीय जनता पार्टी खाली चुनावी समय में एक्टिव नहीं होती। हम पूरे 5 साल
जब चुनाव जीतते हैं उसके अगले दिन से ही हमारे कार्यक्रम लग जाते हैं। आप देख ही रहे हैं, कभी पंचायती चुनाव हों, चाहे हमारे अभी मैं लोकसभा चुनाव में भी 139 में से 139 बूथ हमने सल्ट में जीते हैं, और लगातार सुरेंद्र जीना जी के समय से ही, क्योंकि जनता का मैंडेट हमारे प्रति रहा है, क्योंकि जनता जो है विकास को महत्व देती है। आज आप देख रहे हैं जगह जगह धरना प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि चुनावी साल है। नमस्कार। तो हमने बात की भारतीय जनता पार्टी के सल्ट विधानसभा क्षेत्र से विधायक महेश जीना जी से। जीना जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का भी बताया कि किस तरह से बूथों पर पहले भी लोकसभा चुनाव में भी सारे बूथ जो है सल्ट विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में थे, और कहीं ना कहीं ये इशारा भी विधायक जी ने कहा है कि जिस तरह से अनुकूल परिस्थितियां हैं, आने वाले समय में 2027 में भारतीय जनता पार्टी की फिर से प्रदेश में सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री की खास तौर पर भूरी भूरी प्रशंसा यहां पर विधायक जी ने की है। एएनबी न्यूज के लिए अपने कैमरा पर्सन दिनेश कुमार के साथ में रोहित विक्रम सिंह, देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के राज्य सचिवालय में जेल विकास बोर्ड की महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। वहीं आपको बता दें, इस बैठक में राज्य के जेल सुधार और विकास से जुड़ी योजनाओं पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री जेल सुधार के कार्य को और तेजी से लागू करने की आवश्यकता पर जोर दिया और इस दिशा में राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा की। राज्य के जेलों में सुधार, बुनियादी सुविधाएं की बढ़ोतरी और कैदियों के पुनर्वास से जुड़े मुद्दों पर भी गंभीर विचार विमर्श हुआ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बढ़ते मानव वन्यजीव संघर्ष पर बड़ा बयान दिया है। सीएम ने कहा है कि सरकार की प्राथमिकता लोगों की जान माल की सुरक्षा है। वन विभाग, प्रशासन और पुलिस को समन्वय बनाकर सक्रिय रहने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि किसी भी कीमत पर जनता की जान माल को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा और जंगली जानवरों की गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। आगे क्या दिशा निर्देश है? देखिए, किसी भी कीमत पर जान माल की क्षति नहीं होनी चाहिए। उसके लिए हमने वन विभाग, अन्य विभाग, जिले के अधिकारी, उन सभी को कहा है कि समन्वय बनाकर निगरानी करें और लोगों को बीच में जाकर उनकी हर प्रकार से सुरक्षा हो, उसकी व्यवस्था को संपन्न करने का काम सभी विभाग और जिला एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर उसको आगे बढ़ाएंगे। और विशेषकर जो हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग हैं, डीएफओ हैं, उनके एसडीओ हैं, रेंजर हैं, उनका सबका उत्तरदायित्व फिक्स किया जा रहा है पहले से। प्रदेश में जंगली जानवरों का आतंक कहर बनकर बरप रहा है और इसी के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते रोज सख्त आदेश जो है वन विभाग को दिए थे, जिस पर वन विभाग ने अमल किया है। और बीते रात ही पौड़ी जनपद के गजल्ट गांव में एक नरभक्षी गुलदार को वन विभाग ने मार गिराया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि वन विभाग के तमाम अधिकारी, कर्मचारी, सभी डीएफओ, सभी रेंजर समन्वय और सामंजस्य बनाकर काम करें ताकि जो 800 हॉटस्पॉट हैं जहां पर गुलदार और भालुओं का आतंक है, ख़ास तौर पर जो नरभक्षी गुलदार और भालू हैं जो लोगों को अपना निवाला बना रहे हैं, इनको टारगेट किया जाए, इनको मौके पर शूट किया जाए, डेड किया जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। रियायत की अगर हम बात करें तो बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो, इसके लिए राज्य सरकार ने परिवहन की व्यवस्था की है जो बच्चों को स्कूल ले जाती है, छोड़ती है। इसके साथ ही जो नरभक्षी गुलदार हैं या भालू हैं, इनकी ट्रैकिंग के लिए जीपीएस और ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी की जा रही है। और मुख्यमंत्री का पूरा प्रयास है कि अब जंगली जानवरों के आतंक से कोई भी उत्तराखंड वासी हताहत ना हो। एएनबी न्यूज़ के लिए अपने कैमरा पर्सन दिनेश कुमार के साथ में रोहित विक्रम सिंह, देहरादून। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता कैबिनेट बैठक में 19 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। इनमें उत्तराखंड सरकार के जन विश्वास नियोजन एक्ट की मंजूरी दी है, जिसके तहत छोटे अपराधों में कारावास की सजा को समाप्त कर दिया जाएगा और केवल अर्थदंड का प्रावधान किया जाएगा। इसके अलावा ट्रांसमिशन लाइन और बिजली लाइनों के दौरान भूमि मालिकों को मिलने वाली मुआवजा राशि भी बढ़ाई गई है। इन निर्णयों से राज्य में कानून व्यवस्था में सुधार और बिजली परियोजनाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी। उसके नीचे जो खेत आते हैं उसको मुआवजा देते हैं हम लोग,
तो उस मुआवजा में हमने बढ़ोतरी किया है और ये बढ़ोतरी भारत सरकार ने अपना नवीनतम गाइडलाइन जारी किया है। पिछले बार भी हमारा जो मुआवजा का निर्धारण था वो भारत सरकार द्वारा निर्धारित जो गाइडलाइंस है उसी को अडॉप्ट किया था। 2015 में एक बार भारत सरकार ने दिया था तो उसको 2016 में हमने अडॉप्ट किया था। अभी 2024 में नए गाइडलाइंस आए हैं इंटरस्टेट ट्रांसमिशन लाइंस के कंस्ट्रक्शन में मुआवजा को लेकर के, तो उसी को आज कैबिनेट ने पिटकुल के अपने प्रोजेक्ट्स के लिए भी अडॉप्ट करने का निर्णय लिया था। उसके तहत जो आपके टावर बनते हैं, टावर के जो चारों कोने के नीचे जो एरिया पड़ता है और वो एरिया प्लस उसके 1 मीटर की परिधि वाली एरिया, क्योंकि वहाँ पर भी खेती संभव नहीं है, वहाँ पर पहले के हिसाब से 85% ऑफ सर्किल रेट था, तो उसको बढ़ा करके 200% ऑफ सर्किल रेट का 2 गुना कर दिया गया है। देहरादून के परेड मैदान में स्वदेशी महोत्सव का शुभारंभ हो चुका है। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने दीप प्रज्वलित कर महोत्सव का शुरुआत किया। आपको बता दें, इस मौके पर उन्होंने स्वदेशी उत्पादों के विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण भी किया। स्मृति विकास संस्थान द्वारा आयोजित ये महोत्सव 14 दिसंबर तक चलेगा। मंत्री रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा देश स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने में सहयोग कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि हम सभी का प्रयास है कि स्वदेशी उत्पादों को व्यापक रूप से बढ़ावा दिया जाएगा। आप आए हैं, क्या कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? देखिए, स्वदेशी महोत्सव जो है हर साल किया जाता है और हर सालों की भांति इस बार भी संस्था के द्वारा मुझे बुलाया गया और मैं कह सकता हूं कि जो पूरे भारतवर्ष में इस बार स्वदेशी का अभियान चल रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी की भी बड़ी वो है कि भाई हमारे जो स्वदेशी उत्पाद हैं उनकी ब्रांडिंग की जाए, लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें। इसी परिप्रेक्ष्य स्वदेशी मेले आयोजित किए गए हैं और मैं अपने सुरेंद्र जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद। देहरादून जिला चिकित्सालय में जिलाधिकारी सविन बंसल के नेतृत्व में स्वास्थ्य सेवाओं में तेजी से सुधार हुआ है। विशेष रूप से मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करते हुए 12 नवंबर 2024 को शुरू हुई स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट अब दोगुनी क्षमता के साथ कार्यरत है। इसमें आधुनिक सुविधाएं, 2 मदरबोर्ड, स्टाफ रूम और सीसीटीवी निगरानी का प्रावधान है। इसके साथ ही नवजातों के लिए डेडिकेट वाहन भी उपलब्ध कराया गया है, जिससे उन्हें तीव्र उपचार मिल सके। देखिए, जो हमारा राजधानी का जिला है, यहाँ पर अभी तक हमारे जिले के किसी भी अस्पताल में सरकारी सिस्टम में एसएनसीयू नहीं था। ऑनरेबल सीएम के इसमें सख्त निर्देश थे कि ये त्वरित रूप से हमें ये सुविधा शुरू करनी है। तो इसी क्रम में लास्ट ईयर सारे संसाधन उपलब्ध करवाते हुए, डॉक्टर्स नर्सिस की रिक्रूटमेंट करते हुए हमने 6 बेड का एसएनसीयू शुरू किया था और जिससे जो हमारा संस्थागत प्रसव है उसमें भी इजाफा हुआ था, क्योंकि पहले एसएनसीयू नहीं था कि जब जो नवजात शिशु है उसको एकदम आईसीयू की जरूरत पड़ती है, तो यदि वो नहीं होगा तो फिर रेफरल हो रहे थे केसेस हमारे जिला अस्पताल से। जब से एसएनसीयू शुरू हुआ है उसको एक डेडिकेटेड गाड़ी उपलब्ध करवाई गई है, एक पूरा डेडिकेटेड कॉरिडोर दिया गया है और जितने भी संसाधन आवश्यक थे वो सब वहाँ पर उपलब्ध करवाए गए हैं। तो उससे हमारी संस्थागत डिलीवरी भी बढ़ी है और करीब 550 बच्चे वहाँ पे ट्रीट भी किए जा चुके हैं। और क्योंकि ये एक बड़ी प्रेसिंग डिमांड थी आमजन की, तो ये महसूस हुआ कि अब हमको इसको एक्सपैंड करना चाहिए। तो आज की तिथि में वो 6 से 12 बेड हमारे एसएनसीयू हो गए हैं और अब 24 घंटे वो ऑपरेशनल रहता है। वहाँ पे 24 घंटे की ड्यूटीज लगती हैं और 12 बेडेड एसएनसीयू हमारा सुचारू रूप से कार्य करता है। राजधानी देहरादून में गैस एजेंसियों द्वारा घरों में गैस की आपूर्ति की जाती है, लेकिन कई बार जिला पूर्ति विभाग को अवैध गैस रिफिलिंग की शिकायतें मिलती रहती है। ऐसे कई मामले विभाग के संज्ञान में आए हैं, जिन पर लगातार कार्रवाई की जाती है। अब अवैध गैस रिफिलिंग को रोकने के लिए पूर्ति विभाग जल्द ही एक अभियान शुरू कर रहा है। जिला पूर्ति अधिकारी के अग्रवाल ने कहा कि जहां भी अवैध गैस रिफिलिंग की शिकायतें मिलती है वहां कार्रवाई की जाती है। उन्होंने आगे बताया कि किसी को ऐसे मामले का पता चले तो वे तुरंत पूर्ति विभाग को सूचित करें ताकि दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा सके।
गैस रिफिलिंग की शिकायत जो है वो बहुत गंभीर शिकायत है और कहीं भी जो है इस तरह की कोई होगी तो वो अवैध है और चूँकि ये विस्फोटक हो सकती है और विस्फोटक से जुड़ा मामला है, ऐसा किसी भी जो है किसी भी गैस एजेंसी या किसी भी व्यक्ति को गैस रिफिलिंग जैसा कार्य जो है घृणित कार्य नहीं करना चाहिए और यदि कोई करेगा तो जो है हम उसमें उसके खिलाफ जो भी हम मुकदमा हम जो है दर्ज कर सकते हैं और जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी वो करेंगे। पिछले समय में भी हमने जो है जो भी मामले हमारे संज्ञान में आए हैं हमने उसे पकड़ते हुए और उसमें जो है मुकदमे दर्ज किए हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। तो चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में वन जीवों से जुड़ी घटनाओं की बढ़ती संख्या ने सरकार को चिंतित कर दिया है। हाल ही में अधिकारियों का एक दल पौड़ी गढ़वाल में पहुंचा, जहां ऐसी घटनाएं सबसे अधिक देखी जा रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये चुनौतीपूर्ण स्थिति है, इसको काबू करने के लिए वन विभाग के प्रमुख सचिव और के सुधांशु ने विभिन्न क्षेत्रों में जाकर अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्हें पुख्ता दिशा निर्देश दिए हैं ताकि जन हानि से बचा जा सके और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। देखिए, बहुत हमारे लिए चुनौतीपूर्ण है और इसको लेकर पिछले दिनों हमारे प्रमुख सचिव वन को मैंने स्वयं कहा था कि आप जाकर क्षेत्रों में जाकर देख कर आइए और वो गए भी थे। हम लोग लगातार कर रहे हैं कि सारे डीएफओ, सारे एसटीओ, रेंजर सभी को इसके लिए उत्तरदायित्व दिया गया है कि अपने अपने स्तरों पर किसी भी प्रकार से जनहानि न हो उसके समूचे प्रबंध करें। सर, देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद की कमान संभालने के बाद अब गणेश गोंदियाल की नई टीम का इंतजार किया जा रहा है। दिल्ली से लौटे पीसीसी अध्यक्ष ने बताया कि राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में चर्चा हुई है। हालांकि अभी 14 दिसंबर को दिल्ली में आयोजित होने वाली रैली की तैयारी की जा रही है, जिसमें खास ध्यान मैदानी इलाकों पर दिया जा रहा है। ये रैली कांग्रेस की आगामी रणनीति को आकार देगी। 14 तारीख को लेकर भी कल दिल्ली में तैयारियां हुई और कांग्रेस की विभिन्न समितियों के बारे में भी कल बैठक हुई और जो फीडबैक है हमारे सभी नेता गणों के द्वारा वो प्रदेश प्रभारी और प्रदेश सह प्रभारियों को दिया गया और उस पर काम चल रहा है। जहां तक 14 तारीख की बात है, 14 तारीख के लिए पर्वतीय जिलों से लेकर और खास करके मैदानी जिलों पर ज्यादा जोर है कि जो कि नजदीक पड़ते हैं दिल्ली के, उन जगहों से ज्यादा संख्या में लोग वहां पहुंच सके, ऐसी तैयारियां चालू। देहरादून में सिख समुदाय के कुछ लोगों ने प्रदेश कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के घर का घेराव किया। यह घेराव कांग्रेस नेता द्वारा सिख समाज पर की गई विवादित टिप्पणी के बाद हुआ। हालांकि हरक सिंह रावत ने हिमाचल की पौंटा साहिब गुरुद्वारे में माथा टेक कर पश्चाताप भी किया, लेकिन इसके बावजूद उनका आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता कुंवर जुपेंद्र सिंह ने कहा कि हरक सिंह रावत का पश्चाताप केवल राजनीतिक ड्रामा है और कांग्रेस ने कभी भी 1984 के बाद सिखों के खिलाफ किए गए अपराधों पर पश्चाताप नहीं किया। कौन लगाता है, तो हास्यास्पद चीजें हैं। आप वो हमने भी देखा उसे सोशल मीडिया पे कल, तो कल वहां सिख समुदाय के नौजवान बैठे यही तो कह रहे थे कि भाई आपने गलती यहाँ देहरादून में करी, राजधानी में करी और यहाँ की संगत से माफी मांगने की जगह आप बाहर जाके उसे राजनीतिक ड्रामा कर रहे हैं। तो आप यहाँ आइए, अपने घर के सामने आइए, आकर माफी मांगिए, आप उसकी अपनी गलती का एहसास कीजिए, उसके बाद बात खत्म हो गई। तो ये अगर कांग्रेस के सभी नेता, किसी ने 1984 के कत्लेआम के लिए माफी मांगी, जाकर जोड़े साफ करने की सेवा करी, गुरुद्वारों में जाकर कहीं ना कहीं लंगर की सेवा करी, किसी ने नहीं करी। 1984 के कत्लेआम और 1984 से पहले साधु संतों के ऊपर गोलियों से उन्हें छलनी कर दिया गया। आप पुराना दौर कांग्रेस का याद कीजिए, किसी कांग्रेस के नेता ने पश्चाताप नहीं किया। अब जब चुनाव सिर पर हैं
तो कांग्रेस के सभी छोटे बड़े नेता ढकोसला करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं जाके आप लंगर में जाके बर्तनों की सेवा कर रहे हैं, कहीं जाकर आप जोड़ों की सेवा करते हुए नजर आ रहे हैं। आपने 84 के ऊपर माफी क्यों नहीं मांगी? आप 84 के कत्लेआम के ऊपर आप जितने छोटे बड़े नेता बन रहे हैं, जो आप ड्रामा कर रहे हैं, आपने उसकी माफी आज तक देश से नहीं मांगी। साधु संतों के कत्लेआम की देश से माफी नहीं मांगी। और आज ये कांग्रेस अपने आप को, ये कांग्रेस के सभी नेताओं ने कांग्रेस की विचारधारा को प्रदेश के करीब 14 लाख राशन उपभोक्ताओं को सरकारी राशन की दुकान से नमक मिलने के लिए अगले साल तक इंतजार करना पड़ सकता है। मामला तकनीकी पैच में फंसा हुआ है। एनसीसीएफ ने खाद्य विभाग को नोटिस जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि नमक में 2% तक अघुलनशील तत्व हो सकता है। जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी के अग्रवाल ने बताया कि नमक में रेत की शिकायत पर सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। जांच में अघुलनशील तत्व मिलने पर नमक की आपूर्ति पर रोक लगा दी गई है। जैसे ही दिशा निर्देश मिलेगा वैसे ही नमक का वितरण शुरू होगा। राज्य में जो है समस्त कार्डधारकों को नमक का भी वितरण कराया जा रहा था, जो अभी सैम्पलिंग में कुछ उसमें अधोमानक पाए जाने के कारण उस पर शासन द्वारा उस पर रोक लगाई गई है। और उसके बाद जैसे भी जो निर्देश शासन से प्राप्त होंगे उसके अनुसार ही जनपद में जो है। उत्तराखंड में राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया अगले साल यानी 2026 से ऑनलाइन हो जाएगी। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्य ने विभागीय अधिकारियों की बैठक में इस संबंध में निर्देश दिए। इस कदम का उद्देश्य राशन कार्ड बनाने में पारदर्शिता लाना है। इसके साथ ही राशन विक्रेताओं के भुगतान और बिलिंग की प्रक्रिया में भी अब ऑनलाइन होगी। मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि राज्य सरकार धान खरीद के लक्ष्य को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। आज खाद्य विभाग की समीक्षा बैठक की गई। इस समीक्षा बैठक में खासकर हमारे जो राशन डीलर हैं उनके कुछ प्रमुख विषय रहे हैं, जिसको लेकर राशन डीलरों के संगठनों के पदाधिकारियों के साथ और विभाग के अधिकारियों के साथ और जनपदों के डीएसओ को वर्चुअली कनेक्ट करते हुए एक बैठक की गई, जिसमें हमारे राशन डीलरों के चाहे वो लाभांश का विषय हो अथवा परिवहन का विषय हो, जिसमें जितने देय थे उसको लेकर चर्चा हुई है। और चर्चा करते हुए मई माह तक का लाभांश जो है वो अब तक में सभी जनपदों में दिया जा चुका है। और शेष लाभांश जो है वो 3 महीने का अगस्त माह तक का भी लाभांश दिए जाने का निर्देश दे दिया गया है कि 2-3 दिनों के अंतर्गत में जो है उसकी भी भुगतान प्रक्रिया तेज करी जाएगी। क्योंकि भारत सरकार से बजट मिलने की आशा है और राज्य सरकार भी अपना राज्यांश जो है वो जल्दी ही भारत सरकार के बजट के आवंटन के साथ में ही उसे भी वो निर्गत करेगी। तो हम लोग अगस्त माह तक में सभी जनपदों के लाभांश देने की स्थिति में आ जाएंगे। दूसरी बात, परिवहन को लेकर भी जिस प्रकार से, चूंकि अब तो वर्तमान में डोर स्टेप डिलीवरी है, तो राशन डीलरों को परिवहन का खर्चा या भत्ता देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन पूर्व में जब परिवहन व्यवस्था नहीं थी या डोर स्टेप डिलीवरी नहीं थी, उससे पहले के भुगतान 2022 के कोविड पीरियड के भी कुछ बने हुए हैं। और कुछ जनपदों में जो है कुछ समय का गाड़ी भाड़ा जो है वो अभी भी देय की स्थिति में बना हुआ है। और कुछ जनपद इस प्रकार के भी हैं जहां पर परिवहन का पूर्ण भुगतान जो है वो किया जा चुका है। तो उसको लेकर भी डीएसओस को निर्देश भी दिए हैं कि संबंधित राशन डीलरों के बिल इत्यादि सारे औपचारिकताएं पूर्ण करके उसे आयुक्त कार्यालय तक भेजने का काम करें, ताकि उसका भी शीघ्र भुगतान जो है वो हम लोग कर पाएं। और भुगतान के क्रम में जो है भारत सरकार से भी बजट की प्रत्याशा है, और बजट जैसे हमको मिलता है तो निश्चित रूप से परिवहन या गाड़ी भाड़ा का भुगतान भी जो है वो जल्द से जल्द कर दिया जाएगा। इसके साथ ही यह भी एक प्रकार की शिकायत निकल कर आई थी कि हमारे जो लाभार्थी हैं, हमारे जो कार्ड धारक हैं, उन कार्ड धारकों का जो, चाहे वो अंत्योदय के हों चाहे वो पीएचएच के हों, तो स्पेशली ये 2 कार्ड धारकों के जो आवेदन की प्रक्रिया है
वो आवेदन की प्रक्रिया जो है अभी तक में ऑफलाइन प्रक्रियाओं में बनी हुई है। तो ये भी मैंने विभाग को निर्देशित करा है कि उनकी प्रक्रिया को भी ऑनलाइन करना और साथ साथ में हमारे जो राशन डीलर हैं उनकी भी भुगतान की प्रक्रिया को पूरी तरीके से ऑनलाइन व्यवस्था में हम लेकर आए, ताकि जो है पूरी पारदर्शिता व्यवस्था बन पाए और कहीं पे भी किसी भी प्रकार का किसी के साथ भी पक्षपात ना हो, पूरी तरीके से निष्पक्ष और जो पात्र व्यक्ति है उसको ही जो है वो लाभार्थी बने या फिर उत्तराखंड एसटीएफ ने एक बड़ा साइबर फ्रॉड रैकेट का पर्दाफाश करते हुए राजस्थान से निकी जैन को गिरफ्तार किया। निकी जैन अपने साथियों के साथ मिलकर एक फर्जी ऐप बनाकर कंपनियों के डिजिटल रिव्यू बढ़ाने का काम करता था, जिससे वहां के लोगों को शिकार बनाता था। देहरादून के एक व्यक्ति की शिकायत पर एसटीएफ ने इस गिरोह का पता लगाया और गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू की। अभी भी 5 सदस्य पुलिस की पकड़ से बाहर है, जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। है कि आपको एक कोई भी नॉर्मली मैं बहुत बार ये बता चुका हूँ कि जो भी डिजिटल और साइबर फ्रॉड्स होते हैं हमारे, ये पहले आपको एक व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए एक लिंक भेजेंगे। ये लिंक भेजने के बाद वो लिंक आप खोलेंगे, या तो एपीके फाइल होगी तो आपका फ़ोन हैक हो जाएगा, आपका डेटा चला जाएगा। दूसरी चीज़ क्या होगी, वो लिंक से ऐप डाउनलोड होगी। उस ऐप के ज़रिए वो सारा ऐप एक होता है जो ये पीछे से बैकग्राउंड ये मैनेज करेंगे। आप अगर इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आपको दिखेगा कि 5,000 रुपये आपने डाले तो आपके 10,000 हो गए, बस वो खाली ऐप में ही दिखेगा। और वो ऐप ये जो क्रिमिनल्स और फ्रॉडस्टर्स होते हैं ये मैनेज करते हैं। तो वैसी ऐप ये आपसे डाउनलोड कराएंगे लिंक भेज के और फ्रॉड करेंगे। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही और आप देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार।